प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय पर अध्ययन किया। रीतिकाल क्या है, किस प्रकार जो है रीतिकालीन साहित्य लिखा गया है, किन परिस्थितियों में लिखा गया है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या है? विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज से अछूता नहीं रह सकता। इसीलिए प्रत्येक काल पर अपने समाज का प्रभाव अवश्य पड़ता है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर जब हम चर्चा करते हैं तो रीतिकाल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति, रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थिति, रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थिति तथा रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति के तहत रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे कि रीतिकालीन साहित्य को किन परिस्थितियों ने प्रभावित किया और समाज की इन सभी परिस्थितियों का रीतिकाल पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा। इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं रीतिकाल की तो हम ये देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में लक्षण ग्रंथों की रचना होना सर्वथा एक नई प्रवृत्ति रही है। भक्ति साहित्य में जहाँ पारलौकिक सुखों और निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन है, वहीं रीतिकाल में ऐहिक सुखों की खोज, पांडित्य प्रदर्शन, विलास भावना आदि तत्व कवियों के लिए प्रमुख हो गए थे। और इस युग की जो परिस्थितियां हैं उन्हें हम एक पंक्तिबद्ध अगर करते हैं तो उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां रही हैं या कहें कि साहित्य की जो ये प्रवृत्ति रही है, इसके लिए तत्कालीन परिस्थितियां जिम्मेदार रही हैं, जिनमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु हम ले सकते हैं सामाजिक परिस्थिति। जैसा कि कार्ल मार्क्स का कथन है कि शासन की विचारधारा ही जनता की विचारधारा होती है। इस युग पर पूरी तरह ये कथन लागू होता है, क्योंकि दरबारी अश्लील रुचि ने तत्कालीन समाज को अश्लीलता का उपासक बना दिया था। औरंगजेब की नीतियों के कारण हिंदू समाज भयभीत हुआ और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ, बहुविवाह जैसी हिंदू कुरीतियाँ जो हैं हिंदू समाज में अपनी जड़ें जमाती चली गईं। और इस युग में स्त्री को केवल भोग्य समझा जाने लगा और उसको केवल जो है उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा। और इसी दृष्टि से उसका जो है चित्रांकन हमें साहित्य में देखने को मिलता है। मुगल दरबार में उस समय सुंदरी दासियों के बाजार से लगे रहते थे और कविगण भी जो है वो वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर ही नारी के शरीर की एक एक रेखा का मांसल चित्र प्रस्तुत करने लगे थे। तत्कालीन परिस्थितियों में ऊंच नीच का भेदभाव, बाल विवाह, बहुविवाह, इस प्रकार की तमाम रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और व्यक्तिगत स्वार्थों से समाज आक्रांत हो चुका था। किसानों, मजदूरों का शोषण और अत्याचार तथा हिंदू मुसलमानों के बीच असहयोग की भावना बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तत्कालीन जो समाज था, रीतिकालीन जो समाज था, वह उसका नैतिक पतन हो चुका था और पूर्णतया ये युग जो है वो भोग विलास का युग बन गया था और जिसका समाज पर प्रभाव पड़ा। समाज के रीतिकालीन समाज के लिए यह उक्ति भी बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है कि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा कि इस समय के जो राजा थे, मुगल शासन था, वह पूर्णतया विलास में डूब चुका था। इसलिए जैसा राजा होगा वैसा ही उसका प्रभाव प्रजा पर भी होगा। तो समाज में भी जो है नारी भोग, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, इस प्रकार की जो है कुरीतियाँ, इस प्रकार की बुराइयाँ जो है समाज में हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की बुराइयाँ समाज में व्याप्त हो चुकी थी और जिनका प्रभाव साहित्य पर भी हमें देखने को मिलता है। इसी कारण साहित्य जो रीतिकालीन साहित्य जो है मुख्यतया श्रृंगार प्रवृत्ति पर आधारित हो गया था। अगली जो हम परिस्थिति की बात करते हैं तो बच्चों अगली परिस्थिति आती है साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगारिकता, चमत्कार प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकरण का काल था। इस काल में श्रृंगार के साथ साथ वीर
भक्ति, नीति और आश्रयदाता की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं प्रचुर मात्रा में हुई हैं। कवियों में, इस समय के जो कवि थे उनमें आचार्यत्व की भावना या कहें कि आचार्य के रूप में प्रतिष्ठा पाने की जो भावना है वो बलवती हो गई थी, क्योंकि जैसा कि सामाजिक परिस्थिति में भी हमने देखा है कि यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि राजा पूर्णतः विलास में डूबा हुआ था तो प्रजा पर भी उसका प्रभाव होना स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में जो रीतिकालीन कवि थे वे भी राज्याश्रय प्राप्त करना चाहते थे और राज दरबार में रहकर वे भी अपना जीवन जो है वो वैभव विलास से युक्त जीना चाहते थे, इसलिए वो राज दरबार में नियुक्ति पाना चाहते थे। और राज दरबार या कहें कि सामंती जो वातावरण है उसका प्रभाव भी रीतिकालीन कवियों पर देखने को मिला और उन्होंने स्वच्छंद रूप से अपनी रचनाएं नहीं की, बल्कि अपने आश्रयदाताओं को प्रभावित करने के लिए और आचार्य बनने की होड़ में उन्होंने अलंकरण प्रधान काव्यों की रचना की और आचार्य बनने की होड़ उनमें निरंतर बनी हुई रहती थी। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार का वातावरण था उस वातावरण में साहित्यिक सर्जना भी उसी प्रकार की होने लगी। तो इस काल के जो कवि हैं उन्होंने जो या कहें कि इस काल का जो काव्य है वो पूर्णतया राज्याश्रय में ही पालित और पोषित होने लग गया था। और इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्य में भारतीय और फारसी शैली का समन्वय भी किया। और रीतिकालीन जो कविता है उसको हम फिर 3 भागों में 3 काव्य धाराओं में बांटा हुआ मान सकते हैं, जिनमें रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य, इन 3 काव्य धाराओं के रूप में रीतिकालीन संपूर्ण साहित्य का अध्ययन हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो वातावरण था, संपूर्ण जो वातावरण था, उस संपूर्ण वातावरण का प्रभाव हमें रीतिकालीन साहित्य में इस रूप में भी देखने को मिलता है कि यहाँ रीतिकालीन साहित्य में, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि नारी को भोग्या समझा जाता था, नारी को उपभोग की वस्तु मात्र समझा जाता था, नारी के सौंदर्य का अश्लील वर्णन तक हमें यहाँ देखने को रीतिकाल में मिलता है। तो उसका प्रभाव ये था कि राधा और कृष्ण, राम और सीता जैसे जो आराध्य देव हैं हमारे, उनको भी यहाँ पर एक साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित होता हुआ हम देखते हैं। राधा और सीता को भी एक सामान्य, एक भोग्य नारी के रूप में चित्रित किया गया। तो इस प्रकार का साहित्यिक वातावरण रीतिकालीन समय का रहा है। अगली जो हम परिस्थिति की बात करते हैं, अगली परिस्थिति है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक परिस्थिति के विद्यार्थी जो हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव होना अवश्यंभावी था। इसलिए रीतिकाल में सांस्कृतिक अवस्था औरंगजेब की कट्टरता के कारण पतन के कगार पर पहुंच गई थी और हिंदू और मुसलमानों के बीच जो विरोध था या कहें कि उनके बीच जो मतभेद थे, जो दूरी थी, वह निरंतर बढ़ती चली गई। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो समाज था वो धार्मिकता की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से संपूर्ण रूप में अधःपतन का युग था। और इस अधःपतन के परिदृश्य में किसी भी श्रेष्ठ धर्म की कल्पना करना बेकार था। धर्म के नाम पर पंडितों, मुल्ला मौलवियों, पीर मुर्शिदों की वाणी का बोलबाला हो गया था। और भक्ति के जो केंद्र मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें भी महंतों और देवदासियों की कामुकता पूर्ण और इंद्रिय साधना के वो केंद्र बन गए थे और उनमें भी विलासिता घर कर गई थी। तो रीतिकालीन साहित्य धार्मिकता और नैतिकता के स्थान पर कामुकता और विलासिता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया था। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो मठ और मंदिर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मठ और मंदिर भी नृत्य और विलास के केंद्र बन गए थे और राधा और कृष्ण, राम और सीता जैसे आदर्श पात्रों को भी विलास और काम क्रीड़ा से जोड़कर देखा जाने लगा था। तो इस प्रकार से जो है समाज में श्रृंगार प्रधान उपासना का बोलबाला बढ़ गया था। तो जो आदर्श की जो मूर्ति जो सीता थी, जैसे मैंने अभी बताया कि साधारण नायक नायिका के रूप में उनका चित्रण किया जाने लगा था, तो सीता का चित्रण भी हमें विलासप्रिय रमणी के रूप में दिखाई देता है। तो वहीं शील शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक जो राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी छेल छबीले बाकी नायक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो विद्यार्थियों, रीतिकालीन जो धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी वह पूर्णतः पराभव
का ये काल था और पूर्णतः अधः पतन की ओर ये काल जो है वो उन्मुख हो गया था। अगली जो हम परिस्थिति है उस पर जो बात करते हैं तो आती है राजनीतिक पृष्ठभूमि। बाबर ने जिस मुगल राज्य की स्थापना की उसका सूर्य अकबर तक आते आते जो है प्रचंड किरणों से प्रकाशमान होता रहा था, परंतु अकबर ने अपनी उदारतापूर्ण नीतियों को अपनाया और जिसके कारण वह एक कहें कि एक अच्छे शासक के रूप में भारतवर्ष में सदैव याद किए जाते रहेंगे। लेकिन आगे जाकर जहांगीर ने अकबर द्वारा जुटाई जो सुख सामग्री थी उसका खुलकर प्रयोग किया और सुरा सुंदरी उसके बहुत बड़े सहयोगी हो गए थे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब राजा जो है विलास में डूब गया था तो समाज पर भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जीवन में जो है ऐसे समय में जो राजसत्ता थी उसमें केवल हमें उन्मुक्त विलास और सुख भोग का प्रसार ही देखने को मिलता है। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन शाहजहां जो है बहुत ही कला प्रिय व्यक्ति थे और कला प्रिय शासक थे। उनके शासन की प्रमुख दो प्रवृत्तियां रही हैं, अलंकरण और प्रदर्शन। सुरा सुंदरी और कला की उपासना शाहजहां की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं, जिनका प्रभाव संपूर्ण भारतीय जीवन पर पड़ा और भोगविलास तत्कालीन भारतीय जीवन का केंद्रीय आधार बन गया। शाहजहां का ही प्रभाव रहा कि हिंदी के कवि श्रृंगार और उल्लास की कविताओं में लीन हो गए। लेकिन शाहजहां के पश्चात जो औरंगजेब थे, औरंगजेब की नीति बहुत ही कट्टर थी और वह धर्मांध व्यक्ति थे, इसलिए उनकी धर्मांधता ने विलासिता पर अंकुश लगाया और उनकी जो हिंदी विरोधी नीतियाँ थी उन्होंने जीवन भर उन्हें इसमें उलझाए रखा। और औरंगजेब का जो प्रभाव था वो भोग, जैसा कि हमने बताया कि विलास और भोग का चारों तरफ बोलबाला हो गया था। तो जब हमने देखा कि जब केंद्रीय सत्ता जो है, जो कहें कि शासक ही जो है वो पूरी तरह भोग और विलास में डूब गए थे, तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, देशी जो राजा थे, उनकी जीवन शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे सामंत भी विलास में डूब गए थे और उनके आश्रय में जो रहने वाले कवि थे उन्होंने भी मात्र अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने की दृष्टि से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति यहाँ पूर्णतया चरितार्थ होती है और रीतिकालीन जो साहित्य है वह पूर्णतया, क्योंकि विलासमय वातावरण था, भोगविलास का युग था, मात्र अलंकरण की प्रवृत्ति हो गई थी, तो इन समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव हमारे रीतिकालीन साहित्य पर भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी हम देखते हैं कि रीतिकालीन जो साहित्य है इस प्रकार से भोगविलास से युक्त रहा था। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।